जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं एनडीएल के बारे में। देखो, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे एचसीआई पढ़ाया था मैंने, एनडीएल पढ़ाया मैंने। ये आपको और बुकों में नहीं पढ़ने को मिलेंगे। दो जगह पढ़ने को मिलेंगे, या तो मेरी बुक में पढ़ने को मिलेंगे, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर की बुक में पढ़ने को मिलेंगे, या फिर मेरे बैच में पढ़ने को मिलेंगे। क्योंकि आजकल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने लग गए, जो इस टाइप के टॉपिक है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं एनडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्यारे साथियों, एनडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एनडीएल का फुल फॉर्म है। अब ये क्या होता है, क्या सीन होता है यहाँ पर, मैं आपको बिल्कुल आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। देखो, एनडीएल जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसी के साथ साथ हम एनएडीबी पढ़ेंगे, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। और ये दोनों आपको 100% कन्फ्यूज करेंगे। एनडीएल भी कन्फ्यूज करेगा आपको और एनएडी भी कन्फ्यूज करेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि एनडीएल क्या है और एनएडी क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपके दोनों के दोनों डाउट मैं 100% क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को आप बिल्कुल लगातार पूरा डेडिकेशन के साथ देखें। एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक एकल खिड़की खोज सुविधा है। ये एनडीएल क्या है? एक एकल खिड़की खोज सुविधा है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। इसके तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडारण का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? जो सीखने के साधन हैं उनका एक आभासी भंडारण का ढांचा विकसित किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो, एनडीएल में क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये एक एकल खिड़की खोज की सुविधा है। एकल खिड़की खोज की सुविधा का मतलब है ये हमें कुछ नया रिसर्च करने के लिए हमें मीडियम प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कुछ नया खोजने के लिए, कुछ नया रिसर्च करने की सुविधा प्रोवाइड करवाती है। इसके तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडारण का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। और इसके तहत हम सीखने के कुछ संसाधनों का आभासी भंडारण का एक ढांचा विकसित किया जाता है। ठीक है, सीखने के जो भी संसाधन हैं उनके आभासी भंडारण का ढांचा विकसित किया जाता है। अब इस दुनिया में भाई साहब सीखने के बहुत सारे संसाधन हैं। ठीक है, जितने भी सीखने के संसाधन है ना, उनका स्टोरेज किया जाता है यहाँ पर। अब सीखने का साधन कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपकी बुक हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट हो, XYZ कुछ भी हो सकता है जो सीखने का हो। उनके भंडारण को विकसित करने का एक आभासी, उनके भंडारण को विकसित करने का एक तरीका है। एनडीएल एक डिजिटल पुस्तकालय है, डिजिटल लाइब्रेरी है। भाई सीखने का क्या हो सकता है? आपकी बुक हो सकती है, आपके कोई नोट्स हो सकता है, कोई उपन्यास हो सकता है, कोई नोवेल हो सकता है। ठीक है, तो एनडीएल एक क्या है? डिजिटल पुस्तकालय है, जिसमें पाठ्य पुस्तक, निबंध, ऑडियो वीडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री को शामिल किया जाता है। तो एनडीएल क्या है प्यारे साथियों? एनडीएल क्या है? एक डिजिटल लाइब्रेरी है। क्या? एक डिजिटल लाइब्रेरी। ये आपको ऐसे रूम में नहीं मिलेगी कि किसी रूम में बुक भरी हुई है। नहीं नहीं, एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं एनडीएल, जिसमें पाठ्य पुस्तक, बहुत सारी बुक होती हैं, एनसीईआरटी वगैरह सारी की सारी बुक होती हैं, बहुत सारे नॉवेल्स होते हैं, निबंध होते हैं, ऑडियो वीडियो पुस्तकें होती हैं। देखो, बुक होती हैं जो ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके से होती है। यहाँ पर व्याख्यान होते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे नॉवेल्स और बहुत सारी अन्य शिक्षण सामग्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एनडीएल क्या है? एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहां पर आपको बहुत सारी बुक, बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे ऑडियो वीडियो पुस्तकें, व्याख्यान और इसके अलावा उपन्यास तथा अन्य प्रकार की बहुत सारी शिक्षण सामग्री आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एनडीएल भारत तथा विदेशों में शिक्षा संस्थानों में से अध्ययन सामग्री एकत्र करने का एक प्लेटफॉर्म है। एनडीएल क्या है भाई साहब? एनडीएल पर जो शिक्षण सामग्री अवेलेबल है वो केवल भारत की नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत की बुकें अवेलेबल है वहाँ पर, भारत का सिलेबस अवेलेबल है वहाँ पर, भारत के लिखे हुए निबंध अवेलेबल है वहाँ पर। नो, वहाँ पर पूरी दुनिया में जितने भी नोवेल हैं, जितने भी बुक हैं, जितने भी निबंध हैं, सारे के सारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारा सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो एनडीएल पर जो शिक्षण सामग्री है वो अवेलेबल है, वो पूरी देश विदेश सब कहीं का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो यहाँ पर अवेलेबल है। एनडीएल का लक्ष्य है देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संस्थान उपलब्ध करवाना है। और एनडीएल का सबसे मेन मोटिव क्या है? एनडीएल का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि देश के जितने भी नागरिक हैं, वो फिर चाहे कहीं पर भी रहते हो,
देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी डिजिटल काम हो रहा है, कोई भी डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसके डिजिटल होने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि उसको हर एक आदमी तक पहुंचाना, स्टूडेंट की पहुंच वहां तक सुगम करना, मतलब हर एक कैंडिडेट वहां तक पहुंच पाए। तो जब कोई भी डिजिटल तरीके से होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी चीज़ सीखने का यदि डिजिटली तरीके से होता है तो वहाँ तक हर कोई पहुँच सकता है। आज डिजिटल है तभी आप मेरे तक पहुँच रहे हो, तभी मैं आप तक पहुँच रहा हूँ, ये सब कुछ डिजिटल की देन है। तो एनडीएल का लक्ष्य है देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध करवाना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त, प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त करना है, प्रेरित करना है और प्रोत्साहित करना है। सशक्त का मतलब होता है उन्हें 100% सख्त करना है कि भाई आपको 100% ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि काश मेरे पास ये सीखने के साधन होते तो मैं कुछ नया सीख पाता, कुछ मैं नया कर पाता। ये बहानेबाजी बंद कर दिया एनडीएल ने। आप चाहो जो सीख सकते हो, आप चाहो कि मैं अमेरिका का कोई बेस्ट नोवेल पढ़ूँ, एनडीएल में पढ़ सकते हो। आप चाहो मैं जापान की कोई बेस्ट बुक पढ़ूँ, एनडीएल में पढ़ सकते हो। तो एनडीएल ने आपका जो बहानेबाजी का काम था ना, उसको बिल्कुल सफाया कर दिया, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। प्रेरित किया, आपको मोटिवेट किया, आपको इंस्पायर किया कि आपको कुछ करना चाहिए, आप कुछ करो, आप रुको मत, आप बहाने मत बनाओ। ये सब कुछ एनडीएल ने किया। एनडीएल एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, ओपन सोर्स है ये। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म वो होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी के ऊपर किसी तरीके का अनुबंधन नहीं लगाया जा सकता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जहां तक हर कोई पहुंच सकता है। अब हर कोई कहाँ तक पहुंच पाएगा या हर कोई किस प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएगा? जो बिल्कुल फ्री है, जिस तक पहुंचने के लिए कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ रहा। सपोज डैट एनडीएल पर चार्ज लगा दिया जाए कि आपको महीने का 50 रुपये देने पड़ेंगे। हैं इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी जो 50 देने से पहले भी सोचेंगे, क्योंकि उनके पास 50 रुपये भी नहीं है देने के लिए। हो सकता है कुछ लोग मन से कंजूस हो सकता है कुछ दिल से कंजूस हो सकता है कुछ रियलिटी से कंजूस हो। तो ये ओपन सोर्स है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगता यहाँ पर। पढ़े भारत बड़े भारत के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पढ़े भारत बड़े भारत, इसका सबसे मेन टारगेट है कि यदि पढ़ेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत। तो ये था एनडीएल। एनडीएल का समन्वय और स्थापना का दायित्व आईआईटी खड़गपुर को जाता है। एनडीएल को बनाया किसने था भाई? अरे किसने तो बनाया था ना इसको, आईआईटी खड़गपुर ने बनाया था इसको। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है। किसकी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी की एक परियोजना है ये। अब आपको मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिलहाल में जो नई शिक्षा नीति आई है 2022 वाली, सॉरी 2020 वाली, तो जो नई शिक्षा आई है ना, उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। तो अब बताओ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है, कब रखा गया था? ये दोनों क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं। इसको नेशनल ई लाइब्रेरी भी कहते हैं भाई, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, तो इसको हम नेशनल ई लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं क्योंकि डिजिटल है। तो डिजिटल को हम ई इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, ठीक है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अवेलेबल है। लाइब्रेरी को हम लाइब्रेरी बोल देंगे, नेशनल को हम नेशनल बोल देंगे, सिंपल सा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मतलब नेशनल ई लाइब्रेरी बोल दो, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इसका उद्देश्य शैक्षणिक सामग्री और ज्ञान के सभी स्रोतों तक छात्रों की सार्वभौमिक पहुंच बनाना है। हर एक छात्र सीखने के संसाधन तक बिल्कुल सुलभ तरीके से, बिल्कुल नॉर्मली तरीके से पहुंच पाए, ये इसका सबसे मेनली टारगेट होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे एनएडी के बारे में, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, देखो एक बार मैं ये भी पढ़ा देता हूँ, फिर दोनों में मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा। भारत सरकार की एक पहल है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। दोनों में सिमिलरिटी, एनडीएल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में आ रही है, एनएडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में आ रही है। तो यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनएडी और एनडीएल दोनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ब्रांच हैं। एनएडी का उद्देश्य भारत सरकार की ओर से छात्रों को प्रदान किए जाने वाले जितने भी दस्तावेज हैं उनको डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखना है। देखो एनएडी का फुल फॉर्म ध्यान से सुनो, एनडीएल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। एनडीएल क्या है? एक नेशनल डिजिटल तरीके की लाइब्रेरी है।
जैसे लाइब्रेरी होती है उसमें बहुत सारी बुक रखी होती हैं, बहुत सारे उपन्यास रखे होते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में लाखों की तादाद में किताबें रखी होती हैं। ऐसे ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या एक लाइब्रेरी है, लेकिन वो एक डिजिटली तरीके से, वो एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, वो ऑनलाइन तरीके से है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी है। और यहाँ पर क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। एकेडमिक का मतलब क्या होता है, आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है, आपकी 12th की मार्कशीट है, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, आपके नेट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी 9th की मार्कशीट है, आपकी 10th की मार्कशीट है, 11th की मार्कशीट है, मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स, स्टडी से रिलेटेड, उनको डिजिटली तरीके से सुरक्षित रखने का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा माध्यम है ये। ठीक है, तो एनईडी क्या है, आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट हो, 12th की हो, 11th की हो, 9th की हो, 5th की हो, ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, नेट की हो, जेआरएफ की हो, पीएचडी की हो, एमफिल की हो, सभी को ऑनलाइन ही तरीके से सुरक्षित रखने का एक माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ नाम से पता चल रहा है, एकेडमिक का मतलब होता है एकेडमिक हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्टडी से रिलेटेड, और डिपॉजिटरी का मतलब होता है उनको सुरक्षित रखना, उनको साथ में रखना, अंदर रखना, ग्रहण करके रखना, अच्छे से रखना। ठीक है, एनएडी डॉक्यूमेंट्स को 24/7 समय सुरक्षित भंडारित करने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भाई एनडीएलबी और एनएडीबी ये दोनों क्या है, 24/7 प्लेटफॉर्म है। ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको 24 घंटे बिल्कुल सुरक्षित रखने का काम करते हैं। आप कभी भी इनको एनईडी की वेबसाइट पर जाओ, आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो और आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। उसी तरीके से एनडीएल भी क्या है, एनडीएल पर भी आप कभी भी किसी भी टाइम जाके वहाँ पर अपने जो भी बुक मन पसंदीदा बुक है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल 24/7 टाइप के प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एनएडी और एनडीएल क्या है। एनडीएल एक डिजिटल लाइब्रेरी है और एनएडी आपके डॉक्यूमेंट्स को, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित रखने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दोनों की दोनों डिजिटल है, दोनों के दोनों एमएचआरडी के अंडर में आते हैं, दोनों की दोनों बिल्कुल निःशुल्क हैं और दोनों के अंदर, ठीक है, नेशनल लेवल के हैं। लेकिन जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें विदेशों की बुकों को, उपन्यासों को भी पढ़ने रखने का मौका मिलता है। एक जगह आपकी डिग्रियों को रखा जा रहा है, दूसरी जगह आपके सीखने के संसाधनों को रखा जा रहा है। भाई लाइब्रेरी में क्या मिलेंगी, बुकें मिलेंगी। बुक क्या करती हैं, आपको सिखाने का काम करती हैं। अब वर्चुअल लैब क्या होता है। वर्चुअल लैब भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। ठीक है, वर्चुअल लैब किसके द्वारा शुरू की गई, भारत सरकार के द्वारा। इस परियोजना का उद्देश्य है स्नातक से लेकर अनुसंधान तक सभी स्तरों पर छात्रों के लिए विज्ञान इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में प्रयोगशालाओं तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करना है। वर्चुअल लैब क्या है, वर्चुअल लैब का मतलब होता है एक ऑनलाइन लाइब्रेरी, ऑनलाइन लैब। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका सबसे मेनली उद्देश्य होता है कि स्नातक से लेकर आपकी ग्रेजुएशन से लेकर और आपके जो पीएचडी तक के जितने भी छात्र हैं उनको विज्ञान, चाहे वो विज्ञान सब्जेक्ट से हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से हो, या फिर वो किसी प्रैक्टिकली सब्जेक्ट से हो, वहाँ तक उनको पहुँचाना। ठीक है ना भाई, वर्चुअल लैब क्या करती है, आपको लैब तक पहुँचाने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, ध्यान रखना। जो एनएडी है और एनडीएल है वो बिल्कुल पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक के, पीएचडी के आगे तक के भी आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखने का काम करती हैं। एनडीएल है हर तरीके की बुकों को रखने का काम करती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन वर्चुअल लैब में एक बाउंडेशन है, और वो बाउंडेशन ये है कि यहाँ पर केवल स्नातक से और पीएचडी तक के स्टूडेंटों के लिए काम आता है। ये वर्चुअल लैब है जो केवल 2 तरीके के लोगों के लिए उपयोगी है, स्नातक से लेकर और पीएचडी तक के। तो फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल सभी तरीके के स्टूडेंट आ जाते हैं। तो वर्चुअल लैब है जो केवल स्नातक, ग्रेजुएशन से लेकर और पीएचडी तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि स्वयं कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए उपयोगी है, और स्वयं प्रभा कौन सी क्लास से कौन सी क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है, स्वयं और स्वयं प्रभा में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है बताओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्वयं और स्वयं प्रभा में से ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो मोक की तरह काम करता है। स्वयं और स्वयं प्रभा में से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट, ऐसे क्षेत्र जो इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए हैं, जहाँ तक अभी इंटरनेट नहीं पहुँच पाया है, वहाँ तक भी वो शिक्षा प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। भाई ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है वो उन क्षेत्रों में भी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है जहाँ पर नेट अवेलेबल नहीं है।
स्वयं है या स्वयं प्रभा है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो वर्चुअल लैब है वो इंजीनियरिंग वाले और साइंस वाले स्टूडेंट या फिर वो स्टूडेंट जिनके सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जैसे ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है थोड़ा बहुत, तो उनको एक काल्पनिक लैब प्रोवाइड करवाना। ठीक है ना, वो कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, उनको प्रैक्टिकल करने के लिए लैब नहीं मिल रही है तो उनको लैब प्रोवाइड करवाना। वर्चुअल लैब छात्रों को अपनी गति से सीखने में सक्षम बनाती है। वर्चुअल लैब में छात्र अपने अकॉर्डिंग सीखने का मौका मिलता है, छात्र चाहे जैसे सीख सकता है, छात्र चाहे तब सीख सकता है। तो वर्चुअल लैब क्या करती है, छात्र को अपने तरीके से सीखने का मौका देती है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में सिमुलेशन आधारित प्रयोगशालाओं तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करना। ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में सिमुलेशन आधारित प्रयोगशाला तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करना। विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना जिससे कि वो प्रैक्टिकल तक पहुंच पाएं, जिससे कि वो प्रयोग कर सकें। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे, और ई यंत्रा पढ़ लेते हैं हम कि ई यंत्रा क्या होता है, जिसको हम ई यंत्र भी बोल सकते हैं। तो मैंने 3 चीज़ें पढ़ा दी, एनएडी पढ़ा दिया, एनडीएल पढ़ा दिया और वर्चुअल लैब पढ़ा दिया। अब ई यंत्र पढ़ाता हूँ। ई यंत्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित होता है। ई यंत्र किसके द्वारा वित्त पोषित होता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो ई यंत्र शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित होती है, जिसको आईआईटी बॉम्बे के द्वारा आयोजित एक रोबोटिक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान डेवलप किया गया था। ई यंत्र का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कृषि, विनिर्माण, रक्षा, गृह, स्मार्ट सिटी, रखरखाव और सेवा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए युवा इंजीनियरों की प्रतिभा का उपयोग करना। ई यंत्र क्या करता है भाई, यंत्र से रिलेटेड है। ई यंत्र क्या है, यंत्र से रिलेटेड है। ई का मतलब होगा वही इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली तरीके से। तो ई यंत्र क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यंत्रों से रिलेटेड काम करता है या ऑनलाइन तरीके से यंत्रों से रिलेटेड काम करता है। कृषि, विनिर्माण, रक्षा, गृह, स्मार्ट सिटी, रखरखाव, सेवा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए युवा इंजीनियरों की प्रतिभा का उपयोग करता है। ठीक है ना, नए नए यंत्र बनाने के लिए, नए नए इंजीनियरिंग के काम करने के लिए, नए नए प्रोडक्ट पैदा करने के लिए, रक्षा से रिलेटेड नए काम करने के लिए, गृह से रिलेटेड नए काम करने के लिए, विनिर्माण से रिलेटेड नए काम करने के लिए क्या करता है, जो अच्छे प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं उनको हायर करता है, उनको काम करने का मौका देता है, जो अच्छे टैलेंटेड लोगों की जो टैलेंट है उसका उपयोग करता है। यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम बनाने की एक परियोजना है। ई यंत्र के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्राम की क्या सिखाई जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं जिससे कि वो एम्बेडेड और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम कर पाएं लाइफ में। उसके बाद में आता है समव्यय। समव्यय की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। समव्यय की फुल फॉर्म बहुत सारी बार पूछा जा चुका है। स्किल, एस का मतलब, ए का मतलब असिस्टेंट, एस का मतलब स्किल, ए का मतलब असिस्टेंट। ठीक है, एम का मतलब मैट्रिक्स, वी का मतलब वोकेशनल, ए का मतलब एडवांसमेंट और वाई का मतलब यूथ। ठीक है, तो समव्यय की फुल फॉर्म क्या है, स्किल, असिस्टमेंट, मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। युवाओं को व्यावसायिक उन्नति के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, समव्यय, समव्यय क्यों शुरू की गई थी, युवाओं की व्यावसायिक उन्नति के लिए। याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, 1 मिनट रुक जाओ। इस योजना के माध्यम से छात्रों में उनकी पसंद के अनुसार कौशल तैयार किया जाता है। समव्यय, नाम को पढ़ो एक बार, समव्यय। सम का मतलब स्वयं, व्यय का मतलब व्यवसाय, स का मतलब समव्यय, सम 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 का मतलब स्वयं, व्यय का मतलब व्यवसाय, समव्यय व्यवसाय, समव्यय सम व्यवसाय। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, समव्यय सम व्यवसाय,
सम व्यवसाय मतलब बच्चों के अंदर ऐसा स्किल पैदा करना जिससे कि वो खुद स्वयं व्यवसाय कर सकें। बच्चों के अंदर ऐसा टैलेंट पैदा करना जिससे कि वो खुद रोजगार बना सकें। बच्चों के अंदर ऐसा टैलेंट पैदा करना जिससे कि वो दूसरों के लिए भी काम पैदा कर सकें। बच्चों के अंदर ऐसा टैलेंट पैदा करना जिससे कि वो सरकारी नौकरी के पीछे भगना बंद कर दें। बच्चों के अंदर बिजनेस का, कॉमर्शियल तरीके का दिमाग पैदा करना, बच्चों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे कि उनके अंदर ऐसा स्किल डेवलप हो कि वो बहुत आगे तक बहुत अच्छा काम कर पाएँ, वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत गजब का काम कर पाएँ, वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टरों में बिजनेस बना पाएँ। ठीक है, तो समव्यय की फुल फॉर्म क्या है प्यारे साथियों? समव्यय, सम का मतलब स्वयं, व्यय का मतलब व्यवसाय, मतलब स्वयं व्यवसाय पैदा करने का स्किल किसके द्वारा दिया जाता है? समव्यय के द्वारा दिया जाता है। स्वयं व्यवसाय करने का जो स्किल है किसके द्वारा दिया जाता है? समव्यय के द्वारा। और जब बच्चा खुद व्यवसाय करना सीख जाएगा, जब बच्चे के अंदर ऐसा स्किल आ जाएगा कि वो खुद कुछ नया कर पाए, भाई बेरोजगारी 2 दिन में गायब, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में NKL आता है, NKL है, NPTEL है, ये हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, क्योंकि आज मैं 4-5 पढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत टाइम बचा हुआ है हमारे पास, हमारा बैच सबसे पहले स्टार्ट हो चुका है, इससे पहले अभी तक किसी का बैच स्टार्ट नहीं हुआ। तो आपको रिवीजन करते रहना है साथ के साथ, ठीक है ना? साथ के साथ रिवीजन करते रहो, बहुत गजब तरीके से तैयारी करनी है, बहुत शानदार तरीके से स्कोर करना है, बहुत गजब वाला। ठीक है प्यारे साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।